अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज के इस प्लेटफॉर्म पे इस पॉडकास्ट शो में जो मेहमान हैं वो है सुमित सरपंच। मकड़ोली गांव के सरपंच हैं सुमित भाई और रोहतक जिले का गांव है मकड़ोली। सुमित भाई राम राम पहले तो। नमस्ते राम राम भाई। और स्वागत है आपका आज अभिमन्यु मूवीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी साथी दर्शक हमारे आपके साथ जुड़े हैं जी उनको भी मैं राम राम नमस्कार भेजता हूँ। और आपका जो प्लेटफॉर्म है अभिमन्यु मूवीज जी उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जी और बस मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि वो मकड़ोली गांव से सरपंच है, मैं सरपंच पिछले प्लान में था जी। अभी मकड़ोली में मेरे बाद सरपंच दूसरे भाई हैं जी हम समाज चाहेंगे पूर्व सरपंच हाँ सुमित मकड़ोली। प्रधान जी आज जो विषय है हमने पॉडकास्ट से पहले आपसे कुछ एक वर्ड ही बोले होंगे। डीजीपी साहब ओपी सिंह जी आजकल हरियाणा में नए डीजीपी आए, आते ही एक्शन मोड में दिखाई दिए। सबसे पहले आपके विचार क्या हैं पुराने डीजीपी के ऊपर और नए डीजीपी के ऊपर सर? पवन जी ऐसा है, देखो पुराने डीजीपी जो भी रहे जितने भी रहे उनसे ज्यादा टिप्पणी तो मैं इनके ऊपर ही इन्हीं का जिक्र ज्यादा करेंगे। मौके पे भी डीजीपी भी हैं बिल्कुल बिल्कुल और एक्शन भी इन्होंने बिल्कुल लिए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अगर बात करोगे तो मैं इनको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। और इनके जितने भी प्रयास हैं और भगवान से भी दुआ प्रार्थना करता हूँ कि इनके प्रयास जमीनी स्तर पे भी रंग लाएं, उनका असर हो। और लंबे टाइम की अगर आप बात करोगे ना तो दूरगामी परिणाम भी इनके जो प्रयास उसके आएंगे। आप चाहते हो कि जो चीजें निकल के आने लग रही हैं सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से अखबारों के माध्यम से जो चीजें हम सुनने लग रहे हैं उन्हें ग्राउंड पे उतारे, आप ये चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ। और अगर उनका जिक्र आज के संदर्भ में चल ही पड़ा है और सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं आज के दिन होती हैं, सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में इंटरनेट का एक्सेस है, बिल्कुल। तो सब अपना काम भी लागे रहो, हर अपना ओपिनियन भी शेयर करते रहो, हर अपडेट लेते देते रहो कि भाई कौन कहाँ क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो हर तरह की मिली जुली चर्चाएं हर प्रकरण पे हर मसले पे आती है लोगों की। बहुत सारे साथी हमने ऐसे भी देखे जो ये कहते रहे कि वही एक्सीडेंटल डीजीपी है या कार्यवाहक डीजीपी है या वो बोलन का है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे हुआ है। मैं 2 दिन पहले उनका मैंने कहीं जिक्र कर रखा था तो वहां पे एक प्रतिक्रिया आई, लुकिंग गुड डूइंग नथिंग। मतलब कि भाई सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। डीजीपी साहब ने आकर के एक माहौल बना दिया है और बार बार जो अलग अलग चिट्ठी अपने विभागों को अपने ऑफिसरों को जो उन्होंने लिखी हैं उससे ये भी पता चलता है कि डीजीपी केवल बातों में नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल लेवल भी उनका बहुत बड़ी गहराई से उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व और नोटिस किया है। आप ओपी सिंह जी को डीजीपी साहब को कब से जानते हैं? मैं ईमानदारी से बताऊं तो जब तक वो डीजीपी के पद पे उनको अपॉइंट मतलब हुए हैं या आए इस रूप में, उससे पहले मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता जी। अभी जो एक्शन आपने देखे, खासतौर पर मैं एक्शनों का जिक्र करूं, जैसे हमारे रोहतक जिले के कानी गांव में एक मर्डर हुआ लड़की का ऑनर किलिंग हुआ। उनके भाई ने घर पे घुस के उनको मारा था। देखिए पहले तो उस पे क्या कहोगे? नहीं, उसमें आप पुलिस की भूमिका की बात कर रहे हो क्या सामाजिक संदर्भ में? मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ। सामाजिक संदर्भ में ऐसा है पवन जी कि 3.5-4 साल हो गए थे उनको शादी करे हुए। परिवार ने विरोध और आपत्ति भी दर्ज करवाई, उसके बावजूद उन्होंने शादी कर ली। देखो शादी कर ली वैसे तो गलत है, सामाजिक तौर पे स्वीकार्य नहीं है, फिर भी अगर कोई शादी कर लेता है तो मैं इस बात का भी पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूं कि उनका मर्डर कर दिया जाए, हमें बचना चाहिए। लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी उनकी भी बने है कि जिन्होंने शादी करी है कि चलो ठीक है भाई हमारे समाज में ये परंपरा नहीं है
तुम उस परंपरा को तोड़ के और ये गलत ट्रैक पे जाने लग रहे हो, तो कम से कम इतनी आड़ इतना और लापरवाही तो रख लो कि गांव में तो मत रहो। और वो गांव से बाहर चले भी गए थे। ये सबसे बड़ी गलती उनकी रही कि तुम गांव से बाहर चले गए थे, दोबारा से गांव में वापसी क्यों करी? जब दोबारा से गांव में वापसी करके गांव की लड़की गांव ही में शादी हो रखी और वहीं गांव की रहती गांव है, में बहू बन कर तो माहौल बहुत ज्यादा पेचीदा और अजीबो गरीब हो जाता है जी। और कोई भी परिवार उसको शायद नहीं सहन कर पाए। ऐसे अनेक केस इससे पहले हमने देखे हैं कि जब परिवार की पार नहीं बसाई ना और वे तो मान नहीं रहे, तो परिवार ही गांव छोड़ के चला गया। अक्सर ऐसा हुआ है। अक्सर ऐसा होया है। बिल्कुल बिल्कुल। इस केस में क्या होया कि इस केस में उन्होंने परिवार ने अपने आप तो गांव छोड़ा को ना, और जैसे अखबारों में देखे और उसकी मां के इंटरव्यू हमने देखे हैं, वो लड़की ने जिसके साथ शादी कर रखी थी वो टोंटबाजी गांव के गांव में होया करती। जैसे अपने गांव देहात में और हमारे समाज में तो पीढ़ियां देने की परंपरा है। बिल्कुल, छोरा हो जाए, बेटी का लड़का हो जाए, हाँ, तो अब भाई वहां जाकर वे ससुराल में जाकर उसके पीढ़ियां देगा, वे बेली दे पहुंचाओगे। हाँ वो बेली पूछाऊंगे। हाँ, और वे उसका पीढ़ियां पहुंचाओगे। बिल्कुल जी। तो जब सोसाइटी में गांव देहात में सब आपस में उठते बैठते हैं तो चर्चाएं चलती है, तकरार चलती हैं, आगे पीछे लोग कानाफूसी करते हैं। और हमारा अपने तो गांव देहात में एक कहावत है कि आपने भी सुनी भी होगी कि रांड रंडापा द काट ले रंडवे काटन ना दे। रंडवे काटने दे जब है। वही चीज यहाँ अप्लाई होती है कि वो इस कदम उठाओ तो कौन यार, लेकिन ये जो हमारी सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी जो पीछे से चुगली चपाटी जो चलती है ना, वो माहौल ऐसा जनरेट हो जाता है कि वे आदमी लाचार और मजबूर हो जाता है। बिल्कुल। तो जो कदम उसने उठाया, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि देखो, मैं किसी का मर्डर करने का मतलब इस बात के पक्षधर नहीं है कि भाई कोई किसी की हत्या करे। हाँ, हत्या करने का तो मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ये चीज बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि गांव की लड़की गांव में ही शादी करके और वहीं पे रही, छाती भरा हुआ है। ये भी मतलब एक दुर्भाग्य असल में तो करनी नहीं चाहिए। और फिर भी अगर समाज का गेड़ उड़ा लिया ना, तो मैं तो एक बात कहूंगा, तो हमने डूबना ही है। तो हम जब घर से भाग रहे हो तो फिर गांव में दोबारा वापसी क्यों कर रहे हो? भाग्य गए। और जब तुम इतने ही अगर इंडिपेंडेंट हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, तो तारे लिए तो लंबी चौड़ी दुनिया, कहीं जाओ कहीं रहो, बसो खाओ कमाओ रहो भाई। 5 साल सरपंची किया अपने गांव में। 5 साल की सरपंची के दौरान मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना पूछूंगा क्या इस तरह का कोई मामला या अड़ोसी पड़ोसी गवांडा में है, या जब एक बार सरपंच का टैग लग जाता है तो पंचायतें भाईचारा मतलब अमूमन ज्यादा हो ही जाता है। इस तरह के मामलों में जब कोई पंचायत हो तो एक पूर्व सरपंच को भी और भावी सरपंच तक को भी बुला लिया जाता है। तो इसमें क्या लगा, कोई इस तरह का मामला सामने आया? मेरे हिसाब से कोई रेयर गांव ऐसा होगा जहां इस तरह की घटनाएं नहीं होने लग रही जी। तो बड़े लव मैरिज तो बिल्कुल ही सामान्य हो चुकी है जी। उसके बाद गुआंढ में शादी कर लेना या गांव में शादी कर लेना, तो इस तरह की घटनाएं लगभग गांव में आपको कहीं ना कहीं कोई इक्का दुक्का गांव बचा होगा। तो पर्टिकुलर किसी का जिक्र ना करके ये एक संक्रमण हमारे समाज में, सोसाइटी में आ गया जी। जब ये घटना घटी, हाँ, कान्ही वाली, हाँ। कान्ही में जब ये घटना घटी तो पुलिस ने जो लड़का था मर्डरर, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार भी किया, उसको बता रहे हैं। हमारे तो बल्कि गांव के बिल्कुल समीप की घटना आपके गांव के, आपके गांव वाले रोड पे ही देर रात पता नहीं गया, थोड़ी अर्ली मॉर्निंग 2 बजे एनकाउंटर कर आके उनका एनकाउंटर में पकड़े गए वो। जी जी। और तो आप क्या पूछ रहे हो उसके मैं बारे इसमें में? ये पूछना चाह रहा हूँ, आज उनको उन्हीं लड़कों को गोवाना में पुलिस ने मतलब रोड परेड कराई, रोड पे उनको लेके घूमे, ये डीजीपी का एक्शन ही है? डीजीपी का ही एक्शन जी। उनके आदेश के बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता। एक चीज और सामने आई है, आज ही मैंने एक रील देखी, डीजीपी साहब कहने लग रहे हैं कि ये जो हरियाणवी सिंगर है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, कि भाई ये जो हरियाणवी सिंगर हैं गवैये, कह के उन्होंने उनको संबोधन किया कि ये हमारी तो सुरक्षा मांग है। क्या ही सुरक्षा दें भाई, कौन है ये? आपने वो रील देखी? रील नहीं, मैंने उनकी खबर देखी थी जी। और वो चिट्ठी भी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले उन्होंने अपने विभाग में भेजी है, अपने हर जिले में अपने अधिकारियों को जी। और बहुत बड़ी और गहरी बात उसमें उन्होंने कही है जी। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे समाज के ताने बाने को कौन बिगाड़ने लग रहा है?
जी ये सिंगर हैं, ये गन कल्चर को, ये गैंगस्टरबाजी को और ये जो इस तरह का गंद जो परोसने लग रहे हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर ये कर दिया कि ये गायक नहीं गवैये हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इन्होंने उन्हें उनकी औकात दिखा दी और लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट कर दिया और लिख भी दिया अपने विभाग के, तो उन्होंने आदेश भी दे दिए कि आप इनको किसी सेलिब्रिटी की नजर से नहीं, इनको अपराधी की नजर से देखो। और आपने जो एक बीच में बात की कि मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, मैं लूंगा भाई नाम जी और नाम लेने में भी क्या है, आप हरियाणा में तो खासकर ना अखाड़ बाढ़ लग जाओ शुरू से लेके आखिर तक, कोई इक्का दुक्का तो आप छोड़ दो जो पाक साफ होगा। वे गिने चुने हैं उंगलियां पे, उंगलियां जिन आप गिन सको 1 2 3 4 सोचना पड़ेगा 5वें तक पहुंचने में। इन मेरे ख्याल सही गाया, इन ने सही गा रखा होगा, नहीं तो हरेक ने उद्मस ठा रखा है। कोई सेंस नहीं है, कोई सिविक सेंस नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं, सारे के सारे छपरी वाहियात और फुकरे। बिल्कुल और भट्ठा बिठा दिया हमारी हरियाणवी संस्कृति का, हकीकत बात है ये। और उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट अपने डीजीपी साहब ने दी है, मैं पुरजोर समर्थन उनका करता हूं। अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जो गाने आए हैं, मैं जैसे विरोध करा करता ना इस संस्कृति, मैंने आपके काफी सारे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप सारे एक्टिव रहो, वहां अपने दिन भर के काम करते रहो, वहां जब मन में जो थॉट आई, जो विचार आए, अपना फोन निकाला और अपना एक्सप्रेस कर दिए कि भाई हम इस मसले में हमारी ये राय है, हम इसको इस एंगल से देखते हैं। तो मैंने मासूम शर्मा के बारे में काफी लिखा जी। तो मासूम शर्मा का सपोर्ट और डिफेंस करने वाले ब्राह्मण समाज से बहुत, खासकर युवा चेहरे आए जी। उन्होंने मेरे बारे में एक ये गढ़ दिया कि भाई तो ब्राह्मण होने की वजह से इसका विरोध कर रहा है जी। जबकि इसमें जातिवाद की कोई भूमिका नहीं है जी। मासूम शर्मा के गाने जब डीजे में बजते हैं तो चाहे जट्टा की शादी हो, जट्टा के परिवार में शादी हो, चाहे वह नाइया के परिवार में शादी हो, चाहे वह राजपूता के में हो, चाहे पंडित जी के में हो, चाहे पंडित जी के में हो, और सबके बच्चे जो गुनगुनाते हैं ना, वो हर बिरादरी का बच्चा उसको गुनगुनाता है। फिर अकेले मासूम का जिक्र नहीं है, मैं तो केडी की भी कहता हूँ, मैं तो अन्नू काद्याण की भी कहता हूँ, मैं तो सपना का भी जिक्र करता हूँ। एक आजकल जो अपना चल रहा है ढांडा नोली वाला, सब ने नाश कर रखा है। तो जाति का इसमें कोई मैटर नहीं है। ढांडा नोली वाला का गाना मैं सुनने लग रहा था, उसमें सजा हमारे को हुई 20 साली, मारी और मारी गाड़ी पे धरी धुनाली, डब्बी ले रहे हम काली अफीम की डब्बी को तो इन्होंने ऐसा मान रखा है कि जो तो दुकान में मिलने वाला पाउडर की और बहुत ही गजब की चीज है भाई, जो इसको खाओगा, जो इसने चाटेगा, वो तो स्वर्ग में रहेगा। इसको मर्दा की बुट्टी, मर्दों की बुट्टी, मर्दा की काली नागनी, काली नागनी। एक लड़का है अपना सिंगर बिंटू पापड़ा, बहुत अच्छा गाने उसने स्टार्टिंग में गाए, आपने भी सुने होंगे उसकी गाए और गाने। जी जी, काफी अच्छे। बिंटू पापड़ा और केपी गुंडू के जो हरियाणवी यहाँ दब्या नहीं करते। हाँ। मैं 2 दिन पहले देखने लग रहा था, उसका आग लाग गई, उसने ही एक गाना गाया है। अच्छा। उसका भी गाना इस अफीम घंटे तो शुरू हुआ है। मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि जब तक आप अफीम खाओगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो समाज में। उसको तो इन्होंने अपना मर्दों का टॉनिक मान लिया जी। और देखा जाओ तो आप एक बार सोच के देखियो कि अपने हरियाणा के गांव देहात में सुल्फे का तो हमने सुना था पहले। हाँ। सुल्फा भी जिनको भाई खरीदने की भी जिनकी औकात नहीं आती, अजीब नहीं अलाउ करा करती, वो भी खेत में जाकर के सुल्फे के पेटे हैं, उसको अपना तार लिया और वो अपना पी पा लिया जी। चलो भाई, लेकिन अब ये अफीम को भी इन्होंने धीरे धीरे अफीम को प्लांट करा जाने लग रहा है इस तरीके से, जैसे ये भाई किसी से पैसे ले रहे हैं, भाई हम जमाओगे इस चीज में, हम हैं भाई। हाँ, ये तो ये मैं तो ये मानना कि ये चीजें प्लांट करने लग रहे हैं ना सोसाइटी में, ये बड़ी घातक होने वाली है। सारा हरियाणा तो नशे की जद में चला गया। चांदी वाली डिब्बी में केले रहा से तू छोरे, हाँ, जो काला तार कोलसा तू खाए जाओ। डांडा नोली वाला का एक और गाना है जी, वो कुछ इसी तरह है, वो भरा डिब्बी अफीम, मतलब भरी डिब्बी काली, कुछ इस टाइप से का। और छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर रील बनाते हैं। स्कूल के बच्चों की मैंने एक रील देखी थी,
वो इतने बड़े काले डब्बे में कोल्ले भर के ना और उसको दिखाने लग रहा है कि भाई हम भी डब्बी में मार ले रहे हैं। आप नू ना सोचो, हाँ हम चालू हो गए मतलब। हाँ। तो ये तो आप ये तो कहना ये थॉट है, ये थॉट है और ये कल्चर है जो जबरदस्ती हमारी नई जनरेशन के दिमाग में प्लांट करा जाने लग रहा है। हनी सिंह की मैंने एक पॉडकास्ट शो में एक वीडियो देखी, तो एक गाना आया था, आपको याद होगा, 4 बोतल वोदका, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो हनी सिंह कह रहा है कि मेरे को समाज से इतनी नफरत हो रही थी, मेरे हेटर्स से, अब मैं तीन की नस नस में भर दूंगा, नस उनके बच्चों की, ये मैंने बच्चे की आवाज में वो गाना गाया, 4 बोतल वोदका, मैं चाहता था कि इनकी नसों में वोदका भर दूं। मतलब आइडल देखो फिर कौन है हमारे, हनी सिंह हमारा आइडल। हनी सिंह को आइडल मानने वाला है जो हमारा यूथ है। मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, हनी सिंह पता नहीं 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का आदमी होगा जी। जिस इंटरव्यू की बात आप कर रहे हो, ललन टॉप को इंटरव्यू दिया, ललन टॉप को, और वो मैंने भी उसके अलग अलग क्लिप अलग अलग देखी, पूरा इंटरव्यू तो नहीं देखा मैंने। उसी इंटरव्यू में हनी सिंह ने अपनी जो लेविश लाइफ जीते हैं ना, मतलब ज्यादा चकाचौंध भरी जो ग्लैमर लाइफ जो जीते, उसी के बारे में उसने बताया कि वो दुबई गए थे, बिल्कुल किसी क्लब वगैरह में वो गए हैं, उस क्लब में उन्होंने देर रात तक खूब दारू शारू पी है और खूब सारी वहां जो बार डांसर होती हैं, अय्याशी जो होती है, अय्याशी जो होती है, तो वो उसमें बताने लग रहा है खुल के, बिल्कुल बोल्ड, मतलब अपना वो फ्लो में, कि उस पूरे क्लब में मतलब हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, जितनी भी लड़कियां क्लब में थी वो सारी उनकी टेबल पे थी। क्यों नहीं होंगी भाई, जो इतना ज्यादा पैसा उड़ाने लग रहा है, जो इतना ज्यादा खर्चा करने लग रहा है, जिसको जो क्लब में भाई खर्च करना है, दारू पीनी है, अपनी मनपसंद की दारू पीनी है, वो अपना सेलेक्ट करो और पियो, और पैसा ये पे करने लग रहे हैं। तो कह रहे कि हमारा कैश खत्म हो गया, हमने क्रेडिट कार्ड, डेबिट, जो भी उनके कार्ड वगैरह थे सारे उन्होंने पेमेंट कर डाल ली, और सुबह पता लगा कि रात रात में 35 लाख रुपए उन्होंने खराब कर दिया। जी जी। तो जो हनी सिंह को अपना आइडल मानते हैं, आइकन मानते हैं ना, मैं उस यूथ को तो भाई ये मतलब आग्रह भी करूंगा और उनसे निवेदन भी करूंगा और उनको ये बताना चाहूंगा कि भाई उन लोगों ने तो अकूत धन संपत्ति इकट्ठा कर ली, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो कई साल तक भयंकर बीमारी अवसाद में चला गया था जी। उस अवसाद में अगर हमारा गांव देहात का बच्चा चला जाए तो मर के ही पंडा छुट्टे भाई, मरते ही हैं, मरते ही हैं। हाँ। सारी आने की बात, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो उस अवसाद से बाहर कैसे आ गए कि उनके पास पैसा इतना था, उसके ट्रीटमेंट हुए हैं, लंबी टाइम तक ट्रीटमेंट अपना चला है। और उसी इंटरव्यू में उसने स्वयं स्वीकार किया कि मैं तो अपने आप को मरा ही मान रहा था जी। और उसको डर लगा करता, पता नहीं अजीबो गरीब सी उसने बताई थी कि वो बीमारी और उसमें था साइको टाइप, और वो अपने उसने आपको रूम में अपने घर में कैद कर लिया था। तो ये जो चीजें हैं, मैं तो इसमें भी उसकी एक अच्छी बात ही मानूंगा कि उसने खुल के प्लेटफॉर्म पर बड़े ही बोल्ड फ्लो में ये सारी चीजें बताई, और हमारे यूथ को उससे अवेयर होना चाहिए, कम से कम डर के और भय में उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अपने गांव में, जैसे अपने मकड़ोली गांव है या मेरा मोखरा गांव है, तो हमारे गांव में हम अक्सर ये तक देखते हो कि माँ बाप तक ये सोचने लग जाए कि राम इसकी माटी संगवा दे, हाँ, अपने खुद की संतान की, क्योंकि वो उस नशे में इतना घुस जाता है कि वो सभी तरह के जो अपराध होते हैं वो करने के लिए कुछ भी कर सका है, उसको नशा चाहिए। ऐसी सिचुएशन देखी होंगी? ऐसी सिचुएशन तो सारी आने की बात है। जैसे मैं तो कई बार फोटो भी शेयर कर रहे हैं जी। एक बार तो ऐसा हो रखा कि मैं अर्ली मॉर्निंग 4, 4:30, 5 बजे मेरे को रोहतक किसी काम से आना था, और आगे आगे साइकिल के ऊपर एक बंदा जाने लग रहा है, उसने बुक्कड़ मार रखी चद्दर की, और मन ने थोड़ी पता था। हाँ, मेरे को याद आया, मेरे गांव के एक भाई जो मेडिकल में सिक्योरिटी का काम करता था जी, उसका अपनी ड्यूटी पे जाओ था, उसका मेरे पास फोन आया कि भाई ये सस्पेक्टेड लग रहा है एक बंदा, और ये अपने साइकिल पे लंबी लंबी जो एंगल हो ना लोहे की, वो इसने टांग रखी है, और एक बार आगे देखो, ये मेरे को लगा कि कहीं से चोरी वोरी करके लेके आया है। मैं गाड़ी उठा के गया, मैंने उसका फोटो खींचा, वो मेरे गांव का तो नहीं था। बाद में जब उसका अता पता करा तो वो गुआंडी गांव का पाया। तो जब वो चोरी करके लेके आ रहा था,
मैंने गांव के सरपंच को फोन करके कहा माँ भाई इस नाम का बंदा है। सरपंच ने नाम सुनते ही ये कहा के खटेबा कर रहा है। उसको पता था। पता था। तो ऐसे तो बहुत केस हैं जी। गांव में, ऐसे केस भी हुए हैं कि जिन्होंने पूरे के पूरे अपने घर परिवार बर्बाद कर दिए, जमीन और जायदाद सब जमीन जायदाद या बच्चे भी, ये मान लो कि उनके ऐसी हालत हो रखी कि जिनके भाई मुद्दी वारिस कोई है को नहीं, और वो अपने नशे की वजह से जब वो चल बसे मर गए, तो जैसे भी हालातों में परिवार को छोड़ा, वो परिवार सरवाइव कर गया उसके बाद, क्योंकि वो तो खबा रहा था जब वो जिया करता, तब मसले समस्याएं परिवार को ज्यादा थी। वो सबसे बड़ा क्राइसिस था ऐसा आदमी जी। तो कुल मिलाकर के जो हालात प्रदेश के हो रखे हैं, और जो आपने डीजीपी साहब का जिक्र करा था, डीजीपी साहब का स्टार्टिंग से पिछले 1-1.5 महीने में आप आज तक का देखोगे ना, मेरे ख्याल से कोई पहलू ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसको उन्होंने टच नहीं करा होगा। अच्छा, और उन्होंने शुरुआत कहां से करी थी आप याद करो एक बार जी। उन्होंने चिट्ठी लिख करके ये कहा था कि वे अपने थानों में जो आते हैं ना दुखी होकर के लोग, उनकी सुनवाई करो। हाँ, वो थारे से उम्मीद लेकर के आते हैं और वो इसको न्याय का मंदिर समझते हैं। थारे से उनको ये उम्मीद होती है कि तारे साथ अगर कहीं कुछ गलत होने लग रहा है तो यहाँ थारी सुनवाई होगी, रे तारे को न्याय। तुम उनकी एफआईआर तक नहीं लिखते। हाँ, तो डीजीपी साहब ने उनको ये कहा कि जितने भी ऑफिसर हैं, हर रैंक के ऑफिसर की बात आ गई, एक तो अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियां हटाओ और उस कुर्सी से तौलिया हटाओ। अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है, तुम आपको फ्रेंडली पेश आना, आपको फैमिलियर होना है। उन्होंने एक बड़ी बात और कही कि आप लोग इन्हीं लोगों के नौकर हो, इन्हीं लोगों की दिया तुम खाना लाग रहे हो, और आपका काम है इनकी सेवा करना, जिसकी जो ड्यूटी है वो चाहे किसी भी विभाग में हो। अब जो गए कहते हैं कि डीजीपी बोलन का है, बोलन का तब थाने में जाकर देख लो ना तौलिया हट गया कि नहीं हट गया जी। और उन्होंने कहा कि हमारा एम्प्लॉय कोई भी पुलिस कर्मी है वो कैसे अदब से पेश आएगा, वो सम्मान करेगा, वो उससे पूछेगा, उसके साथ कनेक्ट होएगा, अपने आप को कनेक्ट करेगा। ये नहीं कि उसके ऊपर उल्टा डांट मारी या मिसबिहेव करा। और अगर आप उसको सॉरी, थैंक यू या श्रीमान जी अपने अदब से पेश आओगे और एटिकेट से अपने उसमें बिहेवियर में आप लेकर के आओगे, ये कितनी बड़ी बात है। और इतना बड़ा अधिकारी पूरे प्रदेश का जो मुखिया है इस विभाग का, उसने जब ये आदेश जारी करे तो क्यों नहीं अप्लाई होंगे। मैंने सड़कों के ऊपर ऐसे हालात देखे हैं कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने बदतमीजी करी या मिसबिहेव करा तो लोग हवाला देने लग रहे, थारा डीजीपी तो न्यूको था, ऐसे भी लग रहे हो। तो ये किस चीज का प्रभाव है? इसी बात का तो प्रभाव है। तो अब वो अटेंशन हो गए, अटेंशन ऊपर से एक्शन होगा, ऊपर से होगा, थारे ऊपर भी एक्शन। और सोसाइटी में वो एक नैरेटिव सेट कर दिया, एक सोच को उन्होंने एक इबारत लिख दी, वो उस पर काम करना पड़ेगा। पुलिस कर्मियों के बीच में एक बात चली गई कि हाँ भाई ये हमारी ड्यूटी बनती है जी। जिस तरीके से कुछ दिन पहले हरियाणवी जो गाने थे, जो गन कल्चर के गाने थे, जिन पे बदमाशी कुछ करके दिखाया गया, मार देंगे, काट देंगे या गोली मार देंगे, वो गाने जो हैं बैन किए गए। वो प्रॉपर बैन हुए नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भाई कोई गाना बैन हुआ वो उन्होंने दोबारा किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, वो फिर चल गया, वो फिर बैन नहीं होगा। लेकिन अब वाला जो एक्शन, क्योंकि उस टाइम पे भी काफी झगड़े हुए, काफी लोगों के ऊपर आरोप लगे, जैसे गजेंद्र फोगाट को बोला गया कि भाई इसने कटवा दिए, और भी एक दो के नाम आए, ज्यादातर गजेंद्र फोगाट ही उसका टारगेट रहा। उस पे क्या कहोगे? डीजीपी तो डीजीपी से पहले का ये डिसीजन था तो जी। ये तो 3-4-5 महीने का प्रकरण होगा जी। मासूम शर्मा ने गजेंद्र फोगाट को टारगेट पे लिया जी। मासूम शर्मा ने तो ये गाने कटने से पहले भी गजेंद्र के साथ कंट्रोवर्सी, वो जब राजू पंजाबी की डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि वे मासूम शर्मा जो है, मासूम शर्मा ने कहा कि गजेंद्र फोगाट जो है वो राजू पंजाबी के अंतिम संस्कार पर नहीं गया, या अपना भाई शौक संवेदना या जो भी था, हाँ उसमें नहीं गया। मैं तो इनको मैं बताऊं, अन्यथा अनावश्यक चर्चाएं हैं ये हमारे जो बॉलीवुड से लग जाओ आप ऊपर से और निश्चित आ जाओ, ये बॉलीवुड को उसको कॉपी करते हैं। वहां भी जिसको थोड़ा सा हाइप लेना होगा ना, कंट्रोवर्सी को जानबूझ के जन्म देता है और उसका सहारा लेता है। मैं आपको किस्सा याद दिलाऊंगा मिक्का का,
और राखी सावंत का। जी 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 जी। भरी पार्टी में उसने मिक्का ने उसकी किस किया था? लिप लॉक किया था बल्कि पूरा हाँ है। हाँ, काफी चर्चित है वो। हाँ, जी जी। और काफी कंट्रोवर्सी हुई और बात वहीं तक नहीं रुकी। बाद में मिक्का ने अपने ही उस कंट्रोवर्सी पे गाना भी बना दिया। जी। वो गाना कुछ इस टाइप से कहता, हे भाई तूने चुम्मा क्यों लिए, भाई तूने चुम्मा क्यों लिए, इस बात पे गाना बना दिया। जी। लोग उस बात को हवा देने लग रहे हैं। राखी सावंत भी फेमस हो गई, वो भी फेमस हो गया। जी। तो ये चीप तरीका है, मतलब इनका वाहियात है ये अपना पॉपुलैरिटी का। और आम अब जन आप इसको देखो, समझता नहीं। बाद में आप अगर देखो हनी सिंह का और बादशाह का, जी। आज तक का मतलब 36 का आंकड़ा है, ये है वो है, कुछ 36-32 का आंकड़ा नहीं। जो इस तरह की कंट्रोवर्सी में घुसते हैं उन दोनों को फायदा होने लग रहा होता है। बॉलीवुड में आज के दिन राखी सावंत से कितनी फोड़ हुआ या तो मुंह फट हो, लेकिन उसके बाद भी वो चर्चाओं में रहती है, उसका नाम है आज तक। बिल्कुल आम आदमी जाना है। हाँ, और वही बात आप नीचे आ जाओ, बादशाह का और हनी सिंह का। आप हरियाणा में आ जाओ, ढंडा न्योली वाला और केडी का जी, एक दूसरे को खूब ताने मारने, चैलेंज देने, ये करना, मैं ये कर दूंगा इतने व्यू, यानी कि अपनी कंट्रोवर्सी के उससे अपने जो फॉलोवर हैं उनके अंदर उनको आप पुश करना, एक अलग तरह की जान डाल दे उनमें कि भाई तुम लड़ी जाओ। हाँ, और हम और अब बाद में बात आई कि गजेंद्र फोगाट ने गाने बैन कराए। पहली बात तो भाई गजेंद्र फोगाट ने गाने बैन कराए तो भी बढ़िया कराए, बात तो उसपाव न होने चाहिए थे, ना होने चाहिए थे। किसने कराए किसने ना कराए तो कोई मुद्दा ही को नहीं है जी। और फिर अगर पूछो भी, अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन से पूछो तो गजेंद्र फोगाट की ना तो इतनी भारा कलम भाई, अगर उसके कहने से गाने बैन हो जाए। बिल्कुल। और फिर जो आपने बात कही कि गाने एक बार तो डिलीट हुए भी थे, गाने डिलीट जो ऑफिशियल चैनल जिससे गाना पब्लिश होया उसको तो उन्होंने लेटर निकाल के बैन कर दिया यूट्यूब को बोल के, जो ऑर्डर थे। लेकिन अब वो गाना कॉपी कर करके हजारों प्लेटफॉर्म हैं, अकेला यूट्यूब थोड़ी है, इंस्टाग्राम है, और हंगामा है, प्लेटफॉर्मों पे चला दिए नहीं, हंगामा है, स्पॉटिफाई है, या अलग अलग सारे गामा, पता नहीं अलग अलग इतने प्लेट, इतनी वो है। और फिर सब ने दुनिया जाने के लोगों ने अपने अपने अकाउंट से रील बना डाल रखी है। तो वो सारी चीजों को इतनी सारा वो कौन तो मैनेज करेगा, कौन उनके लिए चिट्ठियां निकालेगा, वो उतने बड़े लेवल पे मेरे हिसाब से मैनेज नहीं हो सकते। तो इस पर लेकिन सबसे बड़ा इसका जो फायदा है ना, वो होता है कि संदेश जो गया उनके खिलाफ एक समाज में माहौल खड़ा होया कि इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जी। ये बड़ी बात है मेरी नजर में। तो अगर आपके हाथ में पावर हो, अगर एकदम से सुमित सरपंच के हाथ में पावर आ जाए, आप बैन करो इस तरह के सॉन्ग्स को, आप क्या एक्शन लोगे सरकार को साइड में रख के? मैं मेरे एक साथी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था जी। उसने एक बात कही कि एक गाने में एक भाई, उस गाने के बोल हैं, फेरे तेरे मेरे जज करावगा, वकील फूल बगावगा जी, हैं, और ब्याण तने तेरे गांव में यो गुंडा होगा जी। मतलब गुंडा बन के अपने होने वाली बहू को ये कह रहा है कि तेरे मेरे फेरे जज कराओगा। और यह बात उसने गाने में कह दी तो अपराध नहीं है, या बात वैसे कह दो तो अपराध हो जाए। तो ये कौन सा पैरामीटर है भाई? बिल्कुल सही बात। और ये जो गाना गाने वाले हैं, ये एक बात बार बार ये कहो है कि गाने से अपराधी नहीं बनते। भाई गाने से अपराधी नहीं बनते तो फिर थम गाओ क्यों हो? फिर थारी गाना तो हो कि है। और अगर अपराधी नहीं बनते तो ये अपराध आज छोटे लेवल की जो जनरेशन है वहां तक कैसे चला गया? जी। मैं आपको पिछले 3-4 महीने की अगर वो बताऊं, कितने स्कूलों में नाबालिग बच्चों ने अपने प्रिंसिपल की हत्या जैसे कर दी। अभी बास गांव में, पुठी गांव के वो जो बच्चे थे, उन्होंने गांव के संस्कृत का टीचर था कि यहाँ का, उस संस्कृत के टीचर के ऊपर भी उन्होंने जुराना में, हाँ जी, है ना। और उसके अलावा नंद किशोर नाम था मेरे ख्याल से टीचर का जिनके ऊपर होया। और आज की भी घटना है। तो ये जो चीजें आई है ना नीचे तक,
ये कहाँ से आई है? ये बच्चों के ये सोच, तो बड़े स्वैग में रहना, बड़े हवा में रहना, जमीन पे तो पैर है ही नहीं आजकल के बच्चों के। तो ये कहाँ से प्लांट होकर के आई है? ये वहीं से प्लांट होकर आई है। अब जो एक्शन हुआ है, हम्म जो अब ओपी सिंह जी डीजीपी साहब ने जो एक्शन लिया कि भैया गवैये हैं, इनको ज्यादा हाइप मत दो, इनको ब्रांड मत समझो, या इनको ब्रांड एम्बेसडर मत बनाओ, उन्हें सेलिब्रिटी मत बनाओ इनको ज्यादा। वहाँ ये कल ने हमसे भी ये गनमैन मांगे हैं कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन दो, और उनके साथ ये रील बनाते हैं। पुलिस से प्रोटेक्शन मांगेंगे, और पुलिस वालों के साथ, उनके हथियारों के साथ। और पुलिस का जो अपना पुलिस कर्मी है, सिक्योरिटी वाला जी, वो सरकारी वेपन लेके उनके साथ जाने लग रहा है जी, और उनका कैमरामैन उसकी रील बना के उसको अपना अकाउंट पे या जगह जगह, जिन्हों तो भाई ये बहुत बड़ी भारी भरकम तोप चीज है। जी, जी, तो है ऐसा, ये बड़ी विसंगतियां समाज में होने लग रही हैं। और कुल मिला के फाइनली बात यही आ जाए। डीजीपी साहब ने बीच में एक बात और भी कही थी, बुलेट वालों के, थार वालों के ऊपर भी कही थी, कतई झूठी बात नहीं है, बिल्कुल हकीकत है, यही होने लग रहा है। थोड़ी थोड़ी उम्र के बालक गाड़ी कटवाले हुए हैं, काले रंग की गाड़ी, पूरे गाड़ी के जो अपना विंडो है उनको ब्लैक कलर रखा हुआ है, ब्लैक फिल्म चढ़ पीछे लिख देंगे, कोई चौधरी लिखवा रहा है, कोई प्रधान लिखवा रहा है, कोई जाट लिखवा रहा है, कोई यादव लिखवा रहा है, कोई गुज्जर लिखवा रहा है, और माफिया, कमाल की बात है, माफिया लिखवा रहे, फाइनेंसर लिखवा रहे हैं। और उन्होंने मतलब कि उनका आप अगर देखो ना, या फिर बुलेट देखो, नंबर प्लेट नहीं है, उस पर जाट लिखवा रखा है। तो ये जो चीजें आई है ना, ये जो फालतू की फुकरापंथी और फालतू का दिखावा और ये जो सारी चीजें आई है, ये इन नमत आई है। पॉलिटिक्स कितना समझते हो, पॉलिटिक्स कितना देखते हो, रोज पॉलिटिक्स के बारे में कितना विचार करते हो, लोगों से कितनी बातें करते हो आज की पॉलिटिक्स की? आप पूछो ना, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक बयान आया दादा गौतम का, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई ये जो सब तक ने सीएम बनया करते, अब बटे वो रोटी खाओ है और कुतिया पाछा जड़ा है। हाँ, कुतिया का पाछा जड़ा है, ये वो आगे भी सीएम दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, वो थारा दिन लत गेरी तुम भूल जाओ, हाँ, आगे थारा ऐसा कोई सीएम नहीं आएगा। क्या लगा उस बयान पे, मतलब क्या आवश्यकता है इस तरह के? दादा गौतम का? हाँ, दादा गौतम तो हरियाणा की राजनीति में सापा की मौसी, अगर किसी ने कहो तो दादा गौतम है जी। इतनी बड़ी उम्र का आदमी है, और आप उसको स्टार्टिंग से देख लो, वो जो कह रहा है कि वह कुतिया का पाछा जड़ा है, पाछा तो तेरा भी जड़ा था। जब तेरे दुष्यंत को ये कह था खोपर एक ला सारे में एक मिजी मिरा तो पाछा तो उसका भी जड़ा था, किसका कौन जड़ता? चल तेरी उससे की बात, चल अपनी बता। और आज भी उसका बयान आ रहा है ताजा, शायद आप तक बात ना पहुंची हो। उसने कहा कि जो अपना जो छोटे कच्चे कर्मचारी जो लगे हैं, कौन सी स्कीम है अपनी, या कौशल रोजगार कौशल में या जो इस टाइप सी की, आगे इसमें केवल बीजेपी के वर्कर या इस टाइप सी के लगने चाहिए जी। ये वे आदमी जो बेपंदी के लौटे हैं और राजनीति को इन्होंने अपने वह घर की बपोती बना रखा है, इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, जहां इनको मलाई दिखती है वहां ये दौड़ जाते हैं। आज इसको बीजेपी के वर्कर की चिंता होगी तो 1.5-2 साल पहले कौन सी पार्टी में था, कौन सी पार्टी का विधायक था, बिल्कुल, और उससे पहले कौन सी पार्टी में रहा करता, स्टैंड खुद का नहीं है। आज तो ये कहने लग रहा है कि कौशल रोजगार में या किसी भी नौकरी में बीजेपी के वर्कर लगने चाहिए। आज तो बीजेपी का इतना बड़ा ठेकेदार हो गया। तुम नेता बने हो विधानसभा में, पूरे हरियाणा के नेतृत्व कर रहे हो पूरे हल्के का, और तुम वहां पे पैरवी कर रहा है केवल बीजेपी का वर्कर लगना चाहिए। शर्म तो आती नहीं, वाहियात आदमी है। एक बात बताओ, जो बात ये दुष्यंत को कहा करता अकेला जीवन लग रहा है, इसका हम अकेले जीवना चाह रहे हो, केवल बीजेपी के लगेंगे, और जो इस धरती में सारे बोझ हैं उन्हें ठाकर देश तो बाहर पटक दो। फिर इसमें एक चीज तो फिर क्लियर सी करने लग रहा है दादा गौतम में, ये नो कह रहा है कि भाई जो मतलब जो किसी पद पे आ जाते हैं, जो एमएलए बन जाता है या जो सांसद बन जाए या कोई और अन्य राजनीतिक पोस्ट पब्लिक द्वारा उन्हें मिल जाए, वो जिम बनते ही बने। ये इन्होंने बिल्कुल स्वीकार कर लिया है, इन्होंने बिल्कुल इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो कतली टोटली अपने स्वार्थ के लिए लग रहे हैं, अपना घर भरने के लिए लग रहे हैं, मलाई चाटन खातर बन रहे हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप जाट कौम से बिलोंग करते हो, जिस तरीके से माहौल बन रहा है कि भाई जाट
वर्सेस बीजेपी, ऐसा है एक्चुअल में? भाई मैं बताऊं, देखो प्रचार तो कर दो कुछ भी, हम्म। प्रचार करके तो किम में कर लो, जी वो नैरेटिव सेट कर दिया जाओ है, जी लेकिन मैं तो डिक्लेयर कर सकूं हूं जी। कि ऐसा कुछ नहीं है। आप किस पार्टी से, मतलब मैं पूछूंगा नहीं आप किस पार्टी को वोट कर रहे हो, क्योंकि वोट तो पर्सनल अपनी एक मैं स्थायी तौर पे किसी एक पार्टी को वोट नहीं करता कभी भी। जी, समय देख के या स्थायी पार्टी को एक को वोट करना तो गुलाम हो जाना एक पार्टी एक विचारधारा का। जी 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 जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रहे, हमने कांग्रेस की वोट गिरी है को नहीं। जी। आप भी को अगर आम मानस आम आदमी कोई भी नहीं कह देगा जो थोड़ा से भी कैलकुलेशन करने वाला वाला बौड़े हैं, जिसकी सरकार उसकी तो वोट ना गिरे उसके तो खिलाफ खड़े रहे हैं। बीजेपी की सरकार रही, हमने बीजेपी की वोट नहीं गिरी, ये हमने भूपेंद्र गिर दीपेंद्र की वोट गिरी। जी। जब जब इनकी सरकार नहीं है और जब इनको जरूरत थी, हम मौके के हिसाब से देखो ना और विचारधारा के हिसाब से देखो ना, राजनीति को कौन किस ट्रैक पे लेके जाना चाह रहा है और कौन अपना क्या उल्लू सिद्ध करना चाह रहा है। जिस जाट की आप बात कर रहे हो ना, मैं रोहतक जर्जर सोनी में तो जाटों का गढ़ है। रोहतक के मैं आपको 10 चेहरे ऐसे बता दूंगा, कद्दावर जाट जो राजनेता हैं, सारे के सारे बीजेपी के नेताओं के यहाँ पे हाजिरी भर रहे हैं। जी जी। और ओपन और डिक्लेयर भाजपा ही है वे। तो मतलब ये तो एक और सुनो, तो फिर वो जाट कौन सा जाट है जो बीजेपी के खिलाफ है, वोट ये डालने लग रहे। और जो ये कहता है कि ब्राह्मण तो भाई बीजेपी के फेवर में ही है, मैं इस बात को भी नहीं मानता। मैं आपको हमारे जो मीडिया हाउस है उनमें चले जाओ आप, अब हिसार शर्मा जैसे पत्रकार है, क्या बीजेपी की खिलाफत नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। आप साहित्य वाली उसमें विधा में आ जाओ, कवि हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, क्या वो तो कभी गुणगान नहीं करते भाजपा? वो बोलते भी खुल के हैं, खुल के बोलते हैं। जी। मैंने उनका रोहतक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम देखा था, भाजपा के सारे नेता तड़ा बैठे थे, जी वो धज्जियां उड़ाता है सत्ता की। जी। किसान आंदोलन का फेवर किया उन्होंने। आप डॉक्टर उनको देवेंद्र शर्मा को देखो, कृषि एक्सपर्ट है, उन्होंने पूरे किसान आंदोलन में इस सरकार के खिलाफ अपना, जैसे दुनिया जहान के लोग हैं जो ब्राह्मणों में भी हैं, जो इस सरकार की जो वो है नीतियां, जो खराब नीतियां उसको खुल के बगावत करते हैं। और जाट भी ऐसे हैं जो इनके यहाँ पानी भरते रहो भाई जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये एक नैरेटिव सेट कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, लोग उसको डोबते रहे हैं। जी। आम जन में वैसी कोई बात है नहीं, नहीं, ये पार्टी किसी की ये एक पार्टी इस बात का फायदा उठाने के लिए करती है। पहले राजकुमार सैनी को इन्होंने टूल बनाया था जी। राजकुमार सैनी के बाद आजकल इनकी वो राज्यसभा सांसद है, वो अपने जंगड़ा साहब, क्या नाम उनका, रामचंद्र जांगड़ा। हाँ, हमारे में अब वो 2016 के जो जाट आरक्षण का जो प्रकरण जो दौर था, जो जिसकी भाई अब याद भी थोड़ी धूमिल सी हो गई थी, लोग उसको भूल चुके थे। ये उसको कुरेद के एक तरफ तो दादा गौतम छोड़ दिया, रे को रामचंद्र जांगड़ा हर रोज बकवासबाजी करते रहे हैं, जाटों को टारगेट पे फिजूल की बातें करते रहे हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल है सीधा सा, हरियाणा में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार है, कौन पार्टी ऐसी है जो अगले 2029 के चुनाव में इनको सीधी टक्कर दे सके? कोई एक पार्टी आपकी नजर में? अभी तो 4 साल बाकी हैं जी। आज के सिनेरियो में तो कुछ नहीं कहा जा सकता जी। लेकिन कांग्रेस ने तो टक्कर के, कांग्रेस ने तो हराए रखे थे ये जी। टक्कर आगे की तो छोड़ो, आप ईब की बात कर ला, हराए रखे थे, लेकिन आपस की फूट की वजह से अकी भाई दूसरे के सूतना आ जाए, या सारा का सारा खीर जितनी घर में बड़ी सारी मैं अकेला खाऊं, चौधर सारी मेरे पास हो, पूरी पावर तेरे हाथ में हो, ये जो चीजें थी ना, महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा कहूंगा मैं तो, बल्कि उसने ठोकर मार दी। नहीं तो कांग्रेस को तो हर वर्ग हराना चाह रहा था, हर वर्ग इसके खिलाफ था, सॉरी बीजेपी को हराना चाह रहे थे सारे। हाँ। लेकिन खुद और आगे भी इनसे लोग, जब आप माइक्रो लेवल पे जाके चीजों को आप एनालाइज करोगे, लोगों से आप फीडबैक लोगे ना, लोग तो आगे भी इनको हराना चाहेंगे। और अब कोई भाई वही बात है कि कटा कटाया पा जा, और किसी ने समेटना ना हो तो इसमें क्या करा जा सके। अच्छा, जैसे सीएम का जिक्र करा जाओ भाई, ये
एक बात फैल रही है कि भाई जाट जो है चाहते हैं कि भाई हरियाणा में जाट सीएम हो। अ, ये कितना सही है कि भाई जाट ही सीएम हो? मान ले भाई खट्टर साहब सीएम बने तो जाटों को क्या प्रॉब्लम हुई, या सैनी साहब सीएम बने तो जाटों को क्या प्रॉब्लम हुई, या बीजेपी भी किसी जाट को सीएम बना देती तो इनको कोई प्रॉब्लम ये नहीं? सारा का सारा नैरेटिव का खेल है। मैं जाट हूं, मैं रोहतक में हूं, मैं 5 साल सरपंच भी रहा, बीजेपी के कार्यकाल के दौरान ही रहा ना। मन ने तो आज तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हो लिया भैया जाटा का कोई नुकसान करते हो और कुछ करते हो या कुछ इस टाइप की बात हो, या ये नैरेटिव जो गढ़े जा रहे हैं कोई जाट सीएम बन जाएगा तो मेरा क्या भला हो जाएगा भाई, और ये मेरा क्या नुकसान कर देंगे। मैंने कोई एक बार पता है जो जुबानी तो कुछ भी कहते रहो, एक बार कागज पेन लेके के बैठ के मेरे को एक बार काउंटिंग करके तो बता देना ऊपर से नीचे तक, ये पॉइंट अंडरलाइन करके तो बता दो जी। ये सिर्फ सत्ता हथियाने के लोगों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर बन गए, वोट हथियाने के, ये एक किस्म का गेम है। हाँ गेम है ये। हाँ, एक आदमी एक जाति का एक आदमी सीएम बन गया, उस कास्ट का उससे क्या बेनिफिट होगा? तो पूरे अब नायब सैनी है जी, नायब सैनी, तो सैनी समाज में जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, जो साग सब्जी पैदा करके एक किसान गांव गांव जाके सब्जी बेचने लग रहा है, वो अपलिफ्ट हो जाएगा क्या? उसका जो लाइफ 1% भी फर्क नहीं पड़ा। या ऊपर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे, कुछ एक लोग फायदा उठा लेते होंगे जो नजदीकी होंगे, या जो वे कुछ लोग भी कौन होते हैं? वे कुछ लोग भी कास्ट और जाति या गोत का कुछ नहीं फंडा इसमें। वे कुछ लोग जो फायदा उठाने वाले हैं ना, वे म्यूचुअल हैं। वे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ जाए तो भी फायदा उन्हें उठाना था। जैसे ऊपर आप चले जाओ, अंबानी का परिवार था, कांग्रेस थी तब भी अंबानी था, ये है तब भी अंबानी था। अंबानी ने उनके गुण गा दिए थे, भी आगे इनके गुण गा देगा जी। ये मोदी के गुण गा देंगे वे? मोदी की जगह पे अगर राहुल शपथ ले रहा था तो अंबानी ने जब भी आना था जी। वो उसबड़ हो जाए, मतलब शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने जब भी आना था। ये आगे तो आगे देख लेना, आगे भी देख लेना, जितने भी मीडिया हाउस हैं ये सारे पलटी मार जाओगे। ये सरकार के साथ चलने वाली चीजें होती हैं। इनको क्या करना है? इनको तो भाई ऊपर से पता, अपने मीडिया हाउस इनको न्यूज चैनल चलाने के लिए बड़े बड़े मोटी मोटी फीस लेते हैं, एड शेड लेते हैं, 100 200 200 500 करोड़ के गेम होते हैं इनके भाई जी। और ये तो चीजें पहले आपने भी देखी होंगी। जी न्यूज का जो सुधीर चौधरी जेल में भी रह के आया जी, और रह के क्यों आया? उसने नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। मांगे कैसे थे? एड के बहाने कि आप अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट हमारे को दो। तो नवीन जिंदल स्मार्ट था, अपने ऑफिस में बैठा वीडियो बना ली सारी की सारी उसकी जी जी। तो सारा गेम जो है ना, सब पैसा कमाने का खेल है। सत्ता क्या है? सत्ता को टूल बना दिया पैसा कमाने का। जो वहां पे बैठेगा उसको पैसा खिलाओ और आप पैसा खाओ। अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, मैं सोनीपत में गया। सोनीपत का मैं एक बहुत बड़ी इसको ये कहूंगा कि त्रासदी कहूंगा मैं। आप रोहतक से सोनीपत जाओ, 4 लेन नहीं है, सिंगल हाईवे है, बिल्कुल 2 लेन का है खरखोदा तक। लेकिन आप सोनीपत से जब रोहतक से सोनीपत जाते हो ना, आपको टोल देना पड़ रहा है, और टोल उस हाईवे का देना पड़ रहा है जिसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब तक बाईपास भी नहीं है। आपका एक हाईवे, आपका एक 4 लेन इन्होंने झज्जर सापला खरखोदा होते हुए ये अपने यूपी में लेके चले गए जी। इन्होंने वो अपना हाईवे रोहतक झज्जर सोनीपत रोड के ऊपर एक बार उतारा और वापस चढ़ाकर वहां टोल लगा दिया। इसमें रोहतक के आदमी का क्या फायदा भाई? रोहतक का आदमी सोनीपत जाओ टोल क्यों दे? और उसका काम ही क्या है? उसका काम क्या है? इस रोड का उसका क्या है? जी जी। खरखोदा से अगर सोनीपत बंदा जावा टोल देने लग रहा है, किस टोल? कौन सा टोल? उसके ऊपर किलोमीटर कितना चल रहा है? वो 2 किलोमीटर भी कौन चल रहा है? टोल देके जाने लग रहा है जी। लेकिन सोनीपत की तो मैं खासकर कहता हूं कि वहां के जो विधायक हैं, वहां के सांसद हैं, संसद में बैठे रहो, मक्खी मारते रहो, ऊँगते रहो, अपने सरकारी सुविधा पेंशन का फायदा उठाने लग रहे हैं। आवाज को नहीं उठावे, आवाज उठा दी तो उनने के दिखती को नहीं मन ने तक मारे थारे अड़ कोई बोलनी को नहीं यार, सारे मुर्दा मरे पड़े हो कती निवला वो बोल कौन? मैं जो विधायक अगर सांसद बोलते क्या को नहीं निवला, इनको पैसा जाता होगा, बिल्कुल जाता होगा। जो कंपनी है वह कंपनी उनको पैसा देती होगी जी। विधायक सांसद सब नहीं सोचे यार हम थोड़े दिन खातर बढ़ रहे हो, अपना घर भर ले, उन्हें दे रहा है फालतू क्यों टोला लड़े। हाँ, तो हमारे देश में तो पता है भाई, जो सत्ता है
सत्ता को टूल बना रखा है अपने घर भरने का। अभी एक शो, पॉडकास्ट शो में एक वीडियो वायरल हुआ, 2 दिन से ही चल रहा है मार्केट में, कि एक आईपीएस सामने आओ है। आप धर्मेंद्र कुमारी भाई के उसके जी, एक आईपीएस सामने आओ है। हाँ। और खुल के बैठ के ये कहे कि भाई मेरे 39 जूत मारे थे, 39 जूत मारे थे चौटाला वो भी पूछ रहे कि फिर कितना दर्द होया। हाँ। तो उस पे क्या कहोगे? देखो, ये आप भी पत्रकार हो, आप और आपा भी टॉक करने लग रहे हैं जी। पत्रकार कुछ भी पूछो जी, ये उसकी पत्रकारिता का हिस्सा है, पार्ट है जी। वो तो कुरेदेगा जी, कोई भी वो कुरेदेगा, पूछेगा, देखेगा जी। लेकिन जो सामने जो बंदा बैठा है ना, ये उसको देखना है कि भाई वो क्या कहने लग रहा है और बात कितनी तर्क संगत है, कितनी तर्क संगत नहीं है। देखो, जूत मार दिए होंगे, मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता ना। मैं भाई चौटाला का कुछ पॉइंट पे प्रशंसक हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसका कोई अंध समर्थक या समर्थक नहीं हूं, ना मैं उनकी पार्टी से कोई इतना ज्यादा कनेक्ट या बिलोंग करता हूँ आज के दिन जी। तो अब चौटाला ने बिल्कुल जूत मार दिए होंगे। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह है, जब किसी आदमी को कोई जूत मारने लग रहा है, हर धड़ाधड़ लगातार कंटिन्यू, तो वो आदमी आंख में इसका जूत गिनने लग रहा था, देखा रहा कितने पड़ेंगे आज। अगो हो, आज तो बाबा जी की कृपा बरसन लग रही है, देखूंगा अब कितने के जूत इकट्ठे हुए। ओहो, कृपा होगी भाई, ये 15 हो गए, ये 16 हो गए, 17, 20, 21, कमाल है यार। 39 वो गिनने लग रहे थे, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रखी थी। तो मैंने ये बिल्कुल वाहियात बात वो आईपीएस की लगी, और वो इतने दिन बाद आके, इतने 20 साल बाद आगे उन्होंने यह बात डिक्लेयर करी। आज मैं कहीं बैठा था तो वहां जिक्र चला गया था कि उस दौरान भी चर्चा तो चली थी, जूते तो मारे थे अभय चौटाला ने जी। और विपक्षियों ने यह भी कहा था कि वह तो दिल्ली आ गए इसका, तो अपना इंटरव्यू में ये बात कह दे, इस बात को डिक्लेयर कर दे। तो उस दौरान उसने हिम्मत नहीं दिखाई, वो डर गया होगा, दबाव मान गया होगा। डरता दबता आदमी कब किन हालातों में, बताओ आप मेरे को। क्या एक स्वाभिमानी खुददार ईमानदार आदमी किसी बात का डर दबाव मान लेगा? जूता था गदराम का नाम है जी। अगर किसी का नो कहते ना बस जूत मार दी, तो उसका गदराम का नाम है, फिर तो स्वाभिमान डामाडोल हो जा है, फिर तो क्या रह जाए। मेरे को आप एक चीज और बताओ, एक जूत मार दिया 39 जूत मार दिया बराबर है? जूत मार दिया वो बतेरा है, वो बतेरा है। और अगर आप ठीक हो, अगर आप में खोट नहीं, आप ईमानदार हो, कोई कैसे जूत मार देगा भाई? जी बिल्कुल, कोई नहीं मार सकता। अनिल विज की वीडियो देखी होगी आपने जी। एसपी थी संगीता कालिया जी, उसके ऊपर डांट मारी थी जी। उस डांट के मारी थी, बोला कि तुम अवैध शराब तुम बिकवा रहे हो। बोले सर हम क्यों बिकवा रहे हैं जी, तुरंत जवाब दिया उसने, तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि छोड़, खड़े हो, यू गेट आउट। उसने मना कर दिया, टेबल पे हाथ मार के गया था कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं उठती, मैं नहीं जाती यहाँ से जी, ये मेरा ऑफिस है जी। अनिल विज शर्मिंदा हो गया, उठ के बोला कि फिर मैं छोड़ के जाता हूँ, तो जी जी, उसको छोड़ के चला गया था। तो पता है, जो स्वाभिमानी, जो खुददार आदमी होगा ना, उसको कोई जूत को नहीं मार सकता जी जी। अनिल विज की एक ताजा प्रकरण और भी आपने देखा होगा जी, किसी पुलिसकर्मी के ऊपर डांट मारने लग रहा है कि तू ऐसे है वैसे है। पुलिसकर्मी ने हाथ जोड़ के कहा जी आप गलत कर रहे हो, मेरा खोट नहीं है यार, मैं बिल्कुल भी, आप मेरा करियर खराब करने लग रहे हो मेरे को सस्पेंड करके, मेरा खोट नहीं है कहीं पे भी जी। हाथ जोड़ गए, उम्र में बड़ा था पुलिसकर्मी, और उसने अनिल विज को वहां पे आपत्ति दर्ज करवा दी भरी सभा में जी, अगर आप गलत करने लग रहे हो। तो जो आदमी खुददार होता है, जो आदमी स्वाभिमानी होता है, जो आदमी ईमानदार होता है, उसका भाई नहीं कोई जूत मार सकता। और जब कोई जूत मार देगा ना ऐसे आदमी का, तो भाई चे तो वो हीरो घर चे वो हीरो एक कर होगा फिर धरती में। देखिए फिर तो स्वाभिमान वाली तो मुझे लड़ाई हो जाए फिर। हाँ, तो फिर तो बच्चे सीएम हो चे पीएम हो जी। आज इस तरह की जो चीजें सामने आने लग रही, मान लो भाई 20 साल पहले कुछ होया होगा, भाई आपने सुना भाई कुछ एक चीज घटी होगी, कुछ तो आया होगा। नहीं बिल्कुल, उस टाइम पे देखो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो चीजें बाहुबल भी चला करता, और भाई जो सत्ता की धमक में रहा करते, अहंकार में रहा करते, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस तरह से जिस तरीके से अब अभय सिंह चौटाला रोहतक आए, अपने दादा चौधरी ताऊ देवलाल की जयंती मनाई, लोगों को कुछ ऐसा लगने लगा था कि शायद अब इनके दिन वापस आएंगे, और कुछ एक
दौर इन्होंने बढ़ाया भी जब, और दोबारा माहौल से, बढ़ाया, हाँ, माहौल बढ़ाया। दोबारा से इनके जो बयानबाजी है, जिस तरीके से उल जुलूल कुछ भी कह देते हैं, पत्रकारों को धमका दे देते हैं, या फिर जैसे अब ये सामने आया, क्या लग रहा है? देखो, वैसे तो पवन जी ऐसा है, आपा तो बहुत छोटे आदमी हैं, जी इतने बड़े आदमी आपा नहीं है कि हमारी आवाज दूर दूर तक जाओगी। जी लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत राय यह है कि अभय चौटाला को बोलने चलने में, बिहेव करने में अपने उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। जी एक अभय चौटाला में लोग पोटेंशियल देखते हैं, जी और पोटेंशियल वो इस रूप में देखते हैं कि अभय जो डिसीजन लेते हैं वो अपना पाक साफ दिल से लेते हैं। लेकिन तो आपका है ना, जो थोड़ा बोलने में आपकी सभ्यता, विनम्रता झलकनी चाहिए। जी और आप किसी के साथ भी, कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, आपके पास जवाब होना चाहिए। हाँ कि आप पत्रकार हो, आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, आप मेरे से पता ना उलूल जुलूल के कुछ भी पूछ सको हो। और जी, उलूल जुलूल कैसे उसका है? वो मेरे बारे में हजार तरह की चर्चाएं मेरी पीठ पीछे चल रही हैं। जी अब वो जो चर्चाएं या अफवाह मेरे बारे में चल रही हैं, आप मेरे से पूछ सको कि बस समाज ऐसे ऐसे कहने लग रहा है। हाँ, जो आप दो, लेकिन मैं ये कह दूं, तू तो विपक्ष का बकाया उड़ है, तू तो किसी का खंदाया उड़ है, तो किसी से पैसे लेके आ रहा है, या उसको आप बदतमीजी से उसके साथ पेश आओगे, ये कोई तुक नहीं बनता। जी जैसे अभय चौटाला ने एक बार कहा कि ये माइक ठाक रखे आ जाते, और ये माइक ठाक आ जाते, ये क्या मतलब है? आप जिस देश का, प्रदेश का नेतृत्व करना चाहते हो, वहां एक छोटा सा बच्चा भी आपसे कोई सवाल पूछ सके, जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को ऐसी और वो एक छोटा सा बच्चा ही है, 18-19 साल का, जो उस दिन था, हाँ शिवम शर्मा, हाँ सागवान गांव का लड़का है शिवम हाँ। शर्मा। वो एक अपना खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया हैंडल चलाता है, जिसने वो क्वेश्चन उस दिन अभय सिंह जी से किया था कि सर, आपने वाई पूर्ण कुमार जी के बारे में एक बयान, कुछ आप बात बोली, इतना ही उन्होंने सुना था कि तू चुप। उस वो जो बयान अभय चौटाला का जिस दौरान आया था, जी इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभय चौटाला को पूरा नहीं पता था मामला क्या है। हाँ जी जी बिल्कुल। ताजा ताजा उनको क्या, पूरे प्रदेश में किसी को भी नहीं पता था। स्टार्टिंग में तो कितनी मीडिया हाउस ऐसे हैं, न्यूज एजेंसियां ऐसी हैं जिन्होंने और कुछ बड़ा बड़ा के पेश किया, टाइटल बना के पेश कर दिया था। आज डीजीपी ने किया सुसाइड, पत्नी सीएम के साथ जापानी दौरे पर। जी क्या मतलब था भाई इस तरह के टाइटल बनाने का? जी, वो तो जब शाम होते होते चीजें खुली और पता लगा कि सुसाइड नोट आया है, और ये इसका पुलिस विभाग का उसमें टॉर्चर वॉर्चर इस तरह के आरोप होके, और तब उन्होंने सुसाइड कराया, तो चीजें बाद में आई खोल करके। तो स्टार्टिंग में मान लो मेरे ख्याल से अभय चौटाला की पार्टी का जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं जी, अब दिक्कतें ये हैं कि नेताओं की जी हुजूरी चाकरी करने में भी तो लोग पीछे नहीं हटते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग रहे हैं, आप उनको पूरी चीजें, आप उनको भाई ब्रीफ नहीं कर पाओगे। जाके कान में जी डीजीपी ने सुसाइड कर लिया, क्या जरूरत है यहाँ ये बात बताने की? और वो भी तुरंत रिएक्शन दे देते हैं किसी भी बात का। आदमी को प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। उनको बस ये कह देना चाहिए था कि भाई ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे क्या बात है। उन्होंने उसके ऊपर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन इससे ये नहीं, इसको इस बात से नहीं जोड़ा जा सकता कि उनकी मंशा कुछ और थी। फिर उस पत्रकार ने पूछा अभय चौटाला से, और अभय चौटाला ने उसको अड़का दिया, धमका दिया। ये तरीका भी गलत है। मैं फिर यही बात कहता हूँ, खासकर इनेलो के जो भी वर्कर, जो भी नेता, और अभय चौटाला के जो परिवार के जो बंधु मित्र, सखा, यारे प्यारे या शुभ चिंतक हैं, कि भाई अभय चौटाला को एक मजबूत कद्दावर नेता के रूप में हरियाणा की जनता देखती है, और उनके अंदर एक पोटेंशियल उनको लगता है कि है, उम्मीद के रूप में। मतलब एक ऐसा नेता जो स्टैंड ले ले, जो उनका भाई पक्ष मजबूती के साथ रख सके, जो उनके लिए अड़ के खड़ा हो जाए। लेकिन अभय चौटाला को अपने व्यवहार में थोड़ी सी और विनम्रता लेकर के आनी पड़ेगी जी। और बहुत जल्द प्रतिक्रिया देने से बचना होगा जी। प्रधान जी, जैसे हर एक ताने बाने पे हमने लगभग बातें की हैं आज, और मैं चाहूंगा 1 वीक बाद हम एक और इस तरह के पॉडकास्ट में आमने सामने हों, कुछ और सामाजिक मुद्दों पे लगभग वीकली हम बात करते रहें। कुछ हम ये नहीं कहेंगे हम सब कुछ हैं, लेकिन एक बूंद व चिड़िया भर के लाई थी ना चोच में भरी, जंगल में आग लाग रही थी, उसने आग मैं वो बूंद जितनी भी उसकी भाई जो, हाँ, उसने कहा कि जितने मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी
अक्षमता है, उतना तो मन ने अपना रोल प्ले करा। जी और कल को जब इतिहास लिखा जाएगा कि वो जंगल में आग लगी थी, जी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं जी होगा। तो बहुत बढ़िया बात आपने ये कही है। और आप 1 वीक की कह रहे हो, बिल्कुल हम आपस में बातचीत टॉक करते रहेंगे सामाजिक मुद्दों पे। जी। लोग कुछ भी कहते रहें, हम आप अपना ओपिनियन शेयर कर सका। हम 1 to 1 बात तो करें इसका, हाँ, अपने 1 to 1 बात करें। उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, और भाई हमें कोई भाई किसी भाई को अगर हमारे देखने वाले साथियों को ही लगे कोई आपत्ति हो, हाँ, तो आप पर्सनली या मैसेज करके किसी भी तरह से अपने भाई कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, लिख दो भाई इसमें। आप इस पे लिख के लेकिन इंटेंशन आपकी साफ होनी चाहिए। आप और आलोचना करो पाक साफ मन से, अच्छे वर्डों के साथ। हाँ, ये हमें सभ्यता मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन पता है क्या है, अब हमारे समाज में ये मतलब स्तर है ना, बहुत गिरता जाने लग रहा है। हम भाषाई चयन में ना बहुत पिछड़ते जाने लोगों लगे। में क्षमता नहीं रह रही कि भाई हम सुने भी। हाँ, जो जो माइंड सेट उन्होंने अपना बना रखा है ना, जी। उसके खिलाफ बोलते हैं तो उनको भाई नो मालूम तेल के छिट्टे हाँ मारते जनो हैं। भाई बजड़ेंगे। हाँ, जी तो इस तरह की जो चीजें हैं, इससे हमें बचना चाहिए। जी और दिखाना चाहिए कि हाँ भाई, हम भी पढ़े लिखे सभ्य समाज के आदमी हैं, और हम हर मुद्दे पे, चलो मेरा नजरिया क्या हो सकता है, आपका नजरिया कुछ और हो सकता है, जी आप अपना नजरिया शेयर कर दो, मैंने अपना नजरिया शेयर कर दिया। जी हम आपको पढ़ लेंगे, आप हमारे को पढ़ लो। कुछ चीजें आप हमारे से सीख लो, कुछ हम आपसे सीख लेवांगे। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को और बेहतर बनाएं। जी। और सामाजिक जो बुराइयां हैं, हम सिर्फ उनके ऊपर ही ज्यादातर चर्चा करने लग रहे हैं। बहनों तो है नहीं, आपने धोरे थे कि मैं बना दिया, ये अपनी पर्सनल को बात इसमें कर भी ली। एक और भी बात है, हमारा स्वार्थ क्या है। जी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी जब तक समाज में बिगाड़ है ना, तो हम उससे बचे हुए नहीं है। जी जी अगर आपके पड़ोस में साफ सफाई से नहीं रह रहे, अगर उन आपके पड़ोस में डेंगू का मच्छर पैदा होया है, आप यूं खुश हो कि भाई हम तो साफ सफाई से रहे, यार तू तो साफ सफाई से रह रहा, पड़ोसी तो नहीं रह रहा, जी वहां का डेंगू का मच्छर या आपका आपका विकाट अगर आप डेंगू। जी जी। आप डेंगू फैलाने लग रहे हो, और वो मच्छर नाम देख के, जात देख के या धर्म देख के ना लड़े, या वो ठीक। नूना देखे यो नेता है, वो नूना देखे यो आम आदमी है। हाँ, ना वो जात देखे ना वो और कुछ हाँ देखे। वो लड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब समाज में अगर बुराई फैलने लग रही है, पड़ोसी अगर ठीक नहीं है, पड़ोसी का स्तर अगर अपग्रेड अपने आप को नहीं करने लग रहा, तो उसका भी नुकसान, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। तो अकेले अपनी अपनी तरक्की पे, अपनी अपनी प्रोग्रेस पे फोकस मत करो, इस समाज को भी साथ लेकर के चलो। आपके पड़ोस में अगर कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित है, आपके पड़ोस में अगर कोई बच्चा गाली देने लग रहा है, आपके पड़ोस में अगर कोई बच्चा नशा करने लग रहा है, तो इसमें भी आपका नुकसान है। जी ऐसी सोसाइटी में रहना कोई पसंद नहीं करता। आप अपने किसी अच्छे मित्र से मिलने चले जाओ जो एलिट क्लास लोगों के बीच रहता हो, तो वो ये खूबी गिनवाएगा कि भाई यहाँ ना तो कोई नशा करता, ना यहाँ कोई फुकरापंथी करता, ना यहाँ आउटसाइडर गेड़ी मारते, यहाँ पार्क में आप आधी रात को भी टहल सको हो। वो ये क्या खूबियां बताने लग रहा है, वो अपनी सोसाइटी की खूबियां बताने लग रहा है कि यहाँ कैसे अच्छे लोग रहते हैं। जी। तो जब आप उन चीजों को, सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी को भी आप अंडरलाइन करते हो, तो आप जहां रह रहे हो अपनी सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करो। आप और जहाँ की बुराइयां हो, बुराइयां भी बताओ भाई, ये उन गलत बुराइयों हो को रहा है, ये बताओ। गलत हाड़ है। बुराई की चर्चा का जिक्र है कि भाई बात करने से क्या होता है। जी बात करने से मैं तो एक बात कहा करूं कि आप बोलो, बोलो मतलब टिप्पणी करो, बुराई है उसके खिलाफ बोलो। जरूरी नहीं आप समाज के बीच में बोलो, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप घर में अपने परिवार के बीच में बोलो। परिवार के बीच में नहीं बोल रहे, आप अकेले कमरे में खुद अकेले बैठे हो तो भी बोलो। अब ये उस बुरा बोले होने का भी, उस बोले हुए का भी फायदा है, वो भी अपना काम करेगा, उससे भी आपको मजबूती मिलेगी। आप अपने को ये लगेगा कि हाँ, मैं अपने विचार पे, अपनी सोच पे मजबूती के साथ खड़ा हूं, और मैं इस पक्ष के साथ खड़ा हूं। जी। तो ये थे भाई, मैं अपनी बात को सुधारूंगा। हम्म। पूर्व सरपंच गांव मकड़ोली भाई सुमित मकड़ोली, और सुमित जियो ने आज इस पॉडकास्ट में बैठ के अपने विचार रखे, दिल की बात बोली बिल्कुल। और हमने भी बिल्कुल पाक साफ होकर एक एक बात पूछी थी, भाई साहब ने बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया है। लगातार इस तरह के मतलब नए नए कंटेंट हम आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। और सुमित भाई, इस रात में भी इतनी लेट तक आप हमारे साथ बैठे रहे। मैं तो एक सुझाव आपको और भी दूंगा। जी हर गांव में
जी बड़े एक्सपर्ट हमारे बुजुर्ग, बिल्कुल बड़ा अच्छा करने वाले, कोई वैद्य है, किसी ने भैंसिया का बहुत ज्ञान है, किसी ने खेती का बहुत ज्ञान है, बिल्कुल बिल्कुल कोई बाण बाटन में एक्सपर्ट है, कोई खाट भरण में एक्सपर्ट है, या उनको अलग अलग अपने उसकी नॉलेज है। बिल्कुल तो जो इस तरह के जो लोग हैं उनको भी आप यहाँ से संदेश दिया करो और उनको जाके उनके साथ कनेक्ट हो और दुनिया जान से रूबरू करवाओ। जी मैं कोशिश करूंगा आपकी इस अच्छी सलाह के ऊपर जल्दी ही हम्म, काम करूंगा, उसको ग्राउंड पे लेके आऊंगा हम्म, और कोशिश करूंगा क्योंकि वो भी एक किस्म से हमारे लिए हीरे हैं, हाँ, क्योंकि उनके पास जो हुनर ऐसे दबा पड़ा ऐसे है, बहुत छुपे हुए चेहरे हैं जो हमारे समाज में बहुत बेहतरी का काम कर रहे हैं, उनके पास जो लेकिन वो इस स्क्रीन से, इस कैमरे से, इस माइक से थोड़ा दूर हैं, हाँ, या इस तक उनकी पहुंच नहीं है। जी ऐसे ही आप जो स्कूल कॉलेजों के आजकल के जो बच्चे हैं, ग्रुप बना करके उनके बीच में बैठ के उनके भी ओपिनियन, उनसे भी बातें करना, इस तरह की चीजें करते रहो जो समाज में एक अलग ही तरह की आप परंपरा परिपाटी को चालू करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपकी जी पूरी थैंक यू टीम का, जितने भी साथी दर्शक आपके चैनल के, जो कंटिन्यूटी जी जी आपको बना के रख रखी है आपने और वो आपको देखते होंगे, उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। नमस्कार। जी और आप भी भाई इस वीडियो को शेयर करियो और कमेंट बॉक्स से अपनी अपनी राय जरूर देना, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को वॉच करता हूँ, पढ़ता हूँ और आपका कमेंट मुझे एक नई एनर्जी देवा है और नई शिक्षा देवा है कि मुझे क्या पूछना चाहिए। शेयर कर देना इस वीडियो को। सारे भाइयों ने राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।